हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है स्टार्ट किए थे इस टॉपिक के बारे में, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी और डेफिनेशन पे चर्चा किए थे कल आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि कोई एलिमेंट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम ले लिया जाए, तो इस सोडियम एलिमेंट में इसके कई एटम्स हैं और ये सारे एटम्स आपस में मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब इस एलिमेंट में आप एनर्जी सप्लाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, जैसे भी हो, तो एनर्जी सप्लाई करने से सबसे पहले क्या होता है कि यह जो सोडियम सॉलिड फॉर्म में है ये बदलेगा जाकर के गैसियस फॉर्म में। उसके बाद एनर्जी सप्लाई कंटिन्यू है तो ये सारे एटम्स जो एक दूसरे से जुड़े हैं ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से एक एटम अलग हो जाएगा जिसे हम कहेंगे आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड सोडियम, जो किस फॉर्म में है, गैसियस। और अभी भी एनर्जी जब कंटिन्यू है तो अब यह एनर्जी क्या करेगा कि इस एटम का जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो अब जब एनर्जी सप्लाई करेंगे इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो यह एनर्जी क्या करेगा कि इसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर कर देगा, इलेक्ट्रॉन और Na+। और यह जो ओवरऑल एनर्जी पूरा लगा इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में, यही कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग देख रहे हैं कि कितना सारा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। पहले यह सॉलिड एटम गैसियस फॉर्म में जाता है, उसके बाद ही आइसोलेट होता है, देन उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और फिर उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम अलग से नहीं ना बना हुआ रहता है कि अलग से आइसोलेटेड गैसियस एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो डायरेक्ट उसको एनर्जी सप्लाई किए इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एटम जो भी होगा नॉर्मली अपने एलिमेंटल फॉर्म में होगा, जो सॉलिड है तो सॉलिड के फॉर्म में होगा, लिक्विड है तो लिक्विड के फॉर्म में होगा, गैस है तो गैसियस फॉर्म में होगा, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी एक तरफ से देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन मेन तो आयोनाइजेशन एनर्जी का बात यहाँ से हुआ कि इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वह कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि सॉलिड से आप इसको बदले गैसियस में तो कहलाया सब्लिमेशन एनर्जी, फिर यहाँ से एटम को तोड़ करके अलग हुआ तो कहलाया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और तब जा कर के फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस स्टेप में जो एनर्जी लगेगा उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पूरा प्रोसेस में कई स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और हर एक स्टेप में अलग अलग एनर्जी लगेगा और उससे अलग अलग नाम दिया जाएगा कि सॉलिड से गैसियस में बदल रहे हो तो वो कहलाएगा सब्लिमेशन एनर्जी, फिर वहाँ से एक एटम को अलग कर रहे हो तो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एक एटम को अलग करना, और फिर जब वह आइसोलेटेड गैसियस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस स्टेप में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे और भी चैप्टर्स वगैरह तो वहाँ इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा कि जब भी कोई एटम आयोनाइज होता है तो वह डायरेक्ट आयोनाइज नहीं होता है, पहले सब्लिमेशन होता है उसका, यदि सॉलिड है डायरेक्ट गैस में बदलेगा तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लगेगा उसमें, देन आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, ऐसे। तो इन स्टेप्स को आप समझ करके रखोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ से हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ऐसा होने से यह जो गैसियस एटम था वो बदल गया गैसियस कैटायन में। सिंपल सा बात। अब चूँकि यहाँ एनर्जी देना पड़ रहा है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे।
उष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें कि एनर्जी सप्लाई किया जाता है, एनर्जी रिलीज होता है, वह एक्जोथर्मिक कहलाता है। लेकिन यहाँ एनर्जी सप्लाई हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक कहेंगे। और ये जो प्रोसेस हुआ एक गैसियस एटम का आयन में बदलना, या प्रोसेस क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन कहलाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप एल्यूमिनियम की बात कर लो, एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, 2, 8 और 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे करके दिखाओगे, एल्यूमिनियम का फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये हो गया थर्ड सेल। थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, बाकी सब में 2 और 8 है ऐसे। तो चूंकि इसमें न्यूक्लियस से सबसे दूर तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो इन तीनों को हम कहेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो एकदम याद रखना कि यदि यह एल्यूमिनियम है और इसको आप एनर्जी दिए आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, तो उस केस में इसका वैलेंस सेल का सब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, वो एक बार में कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस बात को ध्यान में रखोगे एकदम। तो क्या हुआ कि एल्यूमिनियम को आप एनर्जी दिए आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, तो सबसे पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और एल्यूमिनियम पे 1 प्लस आएगा। अब यहाँ जो 2, 8, 3 था, अभी हो जाएगा 2, 8, 2, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर से एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी और दोगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो इस पर 1 प्लस और आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर हो गया। तो अभी हो गया 2, 8 और 1, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया। अब फिर से एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो फिर यह बचा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, और अब जा करके कन्फिग्रेशन बचा ऐसा। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे और उसके लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। अब ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि सब से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सब में यह एनर्जी बराबर होगा, ऐसा कभी नहीं है। ये एनर्जी अलग होंगे और बिल्कुल अलग होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इन एनर्जीज में। अब यदि किसी एटम से आप फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हो, यहाँ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 थे, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकला, उसे हम कहेंगे फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में पहला इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब जब यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसको क्या कह दो, ये हो गया फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके। तो फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वह कहलाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। सेकेंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो कहलाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 2। उसी प्रकार से थर्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वह कहलाएगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 3। इस तरह से अगला इलेक्ट्रॉन निकलता तो आयोनाइजेशन एनर्जी 4 हो जाता, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सीक्वेंस वाइज इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी भी एटम से, और जैसा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस हिसाब से इसका नाम होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहीं लगा हुआ है तो ये मत समझना कि वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लगा हुआ है तो ये मत समझना कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहा है कि सेकेंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे निकला, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब जो बचा अब वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे करके होते जाएगा, और अलग अलग चार्ज जो है इसमें आते रहेगा। अब ध्यान से ज़रा समझोगे कि इन सब में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा होगा, 1 वाला होगा, 2 वाला होगा या 3 वाला होगा, इसको समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम प्लस, फिर एल्यूमिनियम 2 प्लस। एक बार इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से निकल रहा है, फिर एल्यूमिनियम प्लस से निकल रहा है,
फिर एल्यूमिनियम डबल प्लस से निकल रहा है, ट्रिपल प्लस बन गया तो अब इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा उसे हम कहे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, यहाँ से जो लगा हुआ कहलाया आयोनाइजेशन एनर्जी 2, और यहाँ से जो लगा हुआ कहलाया आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ऐसे तीनों में अंतर क्या है, कौन ज़्यादा होगा कम होगा, इस बात को समझो। प्रोटॉन सब में सेम होगा ना, एटॉमिक नंबर सबका सेम है 13 13 13, इलेक्ट्रॉन 13 12 11, रेशियो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का 1:1.08 करके आएगा समथिंग, और ई निकालोगे तो 1.1 करके आएगा समथिंग। तो यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो देख रहे हो ये बढ़ रहा है ना ऐसे जाने पे, और ये रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ समझ लो कि एक प्रकार से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ा है उसके तुलना में ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा रहेगा इस एल्यूमिनियम 2+ का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, क्योंकि रेशियो ज़्यादा आ रहा है। इसे तो हम लोग पहले ही देखे हैं। तो बताओ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम प्लस से, या एल्यूमिनियम डबल प्लस से? तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम डबल प्लस से लगने वाला है। आयोनाइजेशन एनर्जी 3rd विल बी द मैक्सिमम, फॉलोड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 विल बी लिस्ट, सबसे कम होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि यदि ऐसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें हम लोग, सक्सेसिव मतलब एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस केस में जो एनर्जी लगे, तो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा सेकेंड, सेकेंड से ज़्यादा होगा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा होगा फोर्थ, और ज़्यादा नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा होगा। आगे एग्जाम्पल में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को, तो ध्यान रखना है। तो यह सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड, सब समझ गए हम लोग। क्या एक्चुअल मतलब है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, एक ही बार में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं कि एक एक करके, वह भी हम लोग समझ गए कि हमेशा एक बार में एक इलेक्ट्रॉन, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं और एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड भी होते हैं। इसको समझ करके रखना है। अब बारी आता है फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करेंगे। तो सिंपल सा है इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 एटॉमिक साइज। बड़ा ही सिंपल सा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, एटॉमिक साइज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। क्यों? बड़ा आसान सा है। जैसे 2 एटम आप ले लो ए और बी, ठीक, मान लो कि एक का साइज इतना बड़ा है, यार न्यूक्लियस है, ऐसे करके कई सेल्स हैं, और बी का भी कुछ वही कहानी है, नंबर ऑफ सेल दोनों में सेम है 3 और 3, लेकिन साइज जब देखोगे तो रेडियस के आधार पे इसका तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ से यहाँ होगा। तो साफ दिख रहा है कि यह जो रेडियस ऑफ ए है वह बड़ा है रेडियस ऑफ बी से, तो इसका जो यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वह न्यूक्लियस से दूर होगा, इसके तुलना में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा नज़दीक होगा। तो यदि यह छोटा साइज है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नज़दीक है, इसका मतलब कि इसका ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेटर अट्रैक्शन। और यहाँ जो है यह न्यूक्लियस से दूर है, इसके तुलना में दूर है, तो यहाँ वीकर अट्रैक्शन होगा। ऐसा
अब वीकर अट्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में, मतलब कि इस फोर्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा वह कम लगेगा। अब यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन नज़दीक है, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में, मतलब कि इस फोर्स को ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से साफ पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज का उल्टा है। देखो इस साइज बड़ा था, इसका मतलब कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर था, वहाँ न्यूक्लियस की तरफ वीकली अट्रैक्ट था, तो उसे निकालने में कम एनर्जी लगा। लेकिन वही यदि साइज छोटा था, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक था, ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा था, तो उसे निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो छोटा साइज आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, बड़ा साइज आयोनाइजेशन एनर्जी कम। सिंपल सा बात हो गया। तो यदि इस हिसाब से हम लोग कंपेयर करें, मान लो ग्रुप 1 का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जो पढ़े हम लोग पीछे एटॉमिक साइज में कि डाउन दी ग्रुप जाने से साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। और अभी हमने देखा कि एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन दी ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज यदि बढ़ रहा है तो सिंपल सा फंडा हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस, डिक्रीज करेगा। तो लिथियम का यहाँ साइज सबसे छोटा हुआ लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक। सीजियम का साइज यहाँ सबसे बड़ा हुआ लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। तो एक यह साइज का वेरिएशन हुआ जो बड़ा आसान था, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें नेक्स्ट फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल सा बात। कैसे? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था क्या? वह चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था कि वह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा। अब यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ज़्यादा पहुंच रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह न्यूक्लियस के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर करने में एक मजबूत फोर्स तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा। लेकिन यदि किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ वीकली अट्रैक्ट है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने में एनर्जी कम लगेगा, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ कम होगा। सिंपल सा बात है। या न्यूक्लियस मान लो डायरेक्ट वैलेंस शेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जो यहाँ चार्ज पहुँच रहा है कुछ एक अमाउंट में है, अभी ऐसे हम लाइन से दिखा रहे हैं, 2 लाइन से। एक और एटम है ऐसा ही, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज पहुँच रहा है, इससे हम 3 लाइन से दिखा रहे हैं। तो 3 लाइन मतलब यहाँ ज़्यादा चार्ज पहुँच रहा है और 2 लाइन मतलब यहाँ कम। अब यहाँ यदि ज़्यादा चार्ज पहुँच रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, और इसमें कम पहुँच रहा है मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ वीकर अट्रैक्शन है और यहाँ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, मतलब इसे बाहर निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, और यहाँ वीकर अट्रैक्शन है तो इसको तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा। तो कम एनर्जी लग रहा है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और यहाँ ज़्यादा लग रहा है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो अब जैसा कि हमने पढ़ा कि यदि कोई एटम और उसका कैटायन है तो उस केस में जो जेड इफेक्टिव कैटायन का होता है वह ज़्यादा होता है उसके एटम से। तो यदि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वही यदि एनायन है
तो उसमें हमने पढ़ा कि यहाँ एटम का ही ज़्यादा होता है, एनायन का कम। तो उस केस में इस एटम का ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसके एनायन से। तो ऐसे फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। सारी चीज़ें यदि कंठस्थ हैं, अच्छे से समझे हुए हो, तो बड़ा आसान है फिर ऐसे एक्सप्लेन कर पाना चीज़ों को। तो एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली। क्यों, कैसे, इसको समझ गया। एग्जाम में आएगा ऐसा, बोलेगा Mg और Mg प्लस विच वन हैज़ हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी, कि दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक किसका होगा? तो प्लस वाले का, क्योंकि प्लस आने पे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगा, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस की तरफ। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिटल से हटाया जा रहा है। अभी तक तो हमने सेल की बात की। क्या पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि कोई एटम है तो इसमें सेल है, देन सबसेल है, देन ऑर्बिटल है, और तब इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल सबसेल, और सबसेल किस में है? सेल में है। तो इलेक्ट्रॉन हटेगा तो आउटर मोस्ट सेल से ही, फिक्स है, आउटर मोस्ट सेल से ही हटेगा। अब आउटर मोस्ट सेल में फिर कई सबसेल हैं, सबसेल में कई ऑर्बिटल हैं। तो अभी आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए ऑर्बिटल और सबसेल में डिफ्रेंशिएट करना सही नहीं है, दोनों को एक ही लेकर के चलना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी यदि आप समझ रहे हो तो, जैसे मान लिया जाए सपोज कि कोई बड़ा सा एलिमेंट लो, कोई बड़ा सा एलिमेंट मतलब कि कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, ल्यूटेशियम ही ले लिया जाए। या हाँ चलो ल्यूटेशियम ही मान लो, 71 होता है। इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s। अब 5d10 यहाँ नहीं होगा, 5d10 नहीं होगा, 5d1 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखा जाए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 4 50 10 60 2 62 6 68 1 69 2 71। ठीक है, 5d1 होगा। ठीक, तो चलो अभी ल्यूटेशियम में तो वैलेंस शेल 6 है। अब 6 का ही इलेक्ट्रॉन हटेगा, इसी 6 से हटेगा इसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ज़रा ध्यान से समझना कि मान के चलो कि 6 का 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए, ल्यूटेशियम था, एक बार आप आयोनाइजेशन एनर्जी दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकला ल्यूटेशियम पे, एक प्लस आया। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ बेसिकली 6s2 वाला निकला, एक इलेक्ट्रॉन, तो बच गया 6s1। फिर आप आयोनाइजेशन एनर्जी दिए ऐसे, तो फिर ई वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ल्यूटेशियम पे 2 प्लस आ गया, तो 6s0। अब अगेन जब हम फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी देना चाहें तो ध्यान से देखोगे, अब ल्यूटेशियम का 6s0, तो x से तो 6s से तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसके बाद 6 सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब निकलेगा 5th सेल से। लेकिन 5th सेल में देखो ये 3 तरह का सब सेल है, ध्यान से, 5s2 है, 5p6 है, और 5d1 है।
तीनों के तीनों फिफ्थ सेल है, फिफ्थ सेल फिफ्थ सेल फिफ्थ सेल, सब सेल अलग है, एस पी और टी। तो अब जब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत सारा है कि ल्यूटेशियम 3+ बनेगा, लेकिन ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन डी से निकले तो बचेगा 5s2 5p6, डी से नहीं पी से निकले तो बचेगा 5s2 5p5 5d1, फिर इससे ना निकल करके इससे निकले तो ये बचेगा 5s1 5d6 5p6 और 5d1। अब सही आता है कि आखिर इन तीनों में सही कौन है, विच वन इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ल्यूटेशियम 2+ से ल्यूटेशियम ट्रिपल+ बनाएगा और बोलेगा कि ल्यूटेशियम ट्रिपल+ का तीनों में से कौन सा कन्फिग्रेशन सही है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझो। तो जब 6th सेल वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स हट गए और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके बाद फिर सेकेंड लास्ट सेल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जिसे हम पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं। अब उस सेकेंड लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग सब सेल में है, एस में भी है, पी में भी है, डी में भी है। तो अब प्रश्न आता है कि वह इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, डी से, पी से या एस से, क्या कि है तीनों फिफ्थ सेल का ही, सब सेल में अंतर है, सेल वही है। तो यहाँ से इसको याद रखना है कि जब ये अलग अलग सब सेल्स हों एस पी डी एफ, तो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है एस, उससे दूर होता है पी, उससे भी दूर है डी और सबसे दूर है। अब एस न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है तो इसके लिए हम लोग एक टर्म बोलेंगे पेनेट्रेशन। क्या कहेंगे इसे, पेनेट्रेशन, कि एस न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटेड है, पेनेट्रेशन अधिक है इसका। पी वाला उससे दूर है, मतलब उसका पेनेट्रेशन थोड़ा कम है। डी वाला उससे भी दूर है तो उसका पेनेट्रेशन और कम है, और एफ वाला सबसे दूर चला गया तो उसका पेनेट्रेशन और भी कम होगा। तो एस सबसेल न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटेड है, इसका मतलब कि या न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एस में पहुँचेगा, इससे कम पहुँचेगा पी में, उससे कम डी में और सबसे कम कहाँ, एफ में। तो न्यूक्लियर चार्ज एस में ज़्यादा पहुंच रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल है। अब पी वाला थोड़ा कम अट्रैक्ट हो रहा है तो एस से तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, फिर इससे ज़्यादा आसान है डी वाला इलेक्ट्रॉन निकालना, और इससे ज़्यादा आसान है एफ वाला। तो एक ही सेल के अलग अलग सब सेल में इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस केस में एस इलेक्ट्रॉन्स विल बी द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा, उससे थोड़ा दूर पी, उससे थोड़ा दूर डी, सबसे दूर एफ। मतलब एफ का इलेक्ट्रॉन सबसे कम चार्ज फील करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है, उससे थोड़ा मुश्किल डी, उससे थोड़ा मुश्किल पी, एस के इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है पेनेट्रेशन के वजह से। जो जितना नज़दीक है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल। तो अब बताओ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑब्वियसली 5d से निकलेगा, क्योंकि एस पी डी में डी ही सबसे दूर है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा 5s2 5p6, मतलब इन तीनों में सही कन्फिग्रेशन कौन हुआ, दिस वन विल बी द करेक्ट। कहाँ कंसेप्ट छुपा हुआ था, समझ रहे हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली, तो ध्यान रखोगे आप। जैसे एफ में भी हो सकता है वही चीज़। अभी एस पी डी 3 था इसलिए हमने ऐसा लिखा इसको। अब यहाँ यदि डी एफ आ जाता तो फिर एफ से निकलता, क्या चीज़ से निकलता, एफ से निकलता। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कोई एलिमेंट है एम, इसका कन्फिग्रेशन दिया हुआ है NS2 NP6 ND, कुछ भी मान के चलो दिया हुआ है ND1 और NF3, सपोज ऐसा कुछ भी दे करके रखेगा और बोलेगा कि इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दे रहे हैं वो नहीं बोलेगा, बस आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ सपोज बन रहा है M4+।
ऐसा। तो बताओ कि इसके लिए कन्फिग्रेशन क्या है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ बहुत दिया जा रहा होगा, 4+ है, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 सब उसमें एडेड है। तो अब जो M4+ बना उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, और यहाँ से 4 ऑप्शंस देगा, NH2 NP5 ऐसे करके ND1, फिर दे देगा NH2 NP4 NF1, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन कम करके दे देगा बस, NF2 रहने दो, फिर दे देगा NH2 NP6, फिर कर देगा NP6 ND1 NF1, 4 इलेक्ट्रॉन कम कर देगा अलग अलग से। अब पूछेगा बताओ कि उसके लिए कौन कन्फिग्रेशन सही है। तो देखो N सब में लिखा हुआ है, इसका मतलब सब वैलेंस ही होंगे। अभी S P D और F है, क्या समझाए अभी हम, S सबसे नज़दीक है, इससे नहीं निकलेगा, सबसे आसान है F से निकलना, देन D से, P से, S से। तो यहाँ 4+ है, इसका मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन निकला है ऐसे। अब 4 इलेक्ट्रॉन निकला है तो सबसे पहले तो F से निकलेगा, लेकिन F में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, बाहर कर दो, एक और निकालना है। तो जब इसका 3 निकल गया तो अब किससे निकलेगा, D से, F के बाद D से निकालना आसान है, तो इसका भी निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, NH2 NP6। तो देखो कहाँ है, दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बस कंसेप्चुअल, यही सारे कंसेप्ट हैं इसमें, इस चैप्टर में, जो आप गौर करोगे तो समझ में आएगा और नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्या है। तो ऐसे करके 1-2 फैक्टर्स और हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, जो डिपेंड करता है, जो प्रभावित करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, और उन फैक्टर्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।